बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहां पर भी मुसलमान बसते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हर कोई वही जज्बात रखता है और हर कोई आशिक रसूल है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई शक है। बहरहाल बदकिस्मत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो हालात रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन आज पार्लियामेंट में आप देख रहे थे ये कह रही है और सरापा एहतजाज है, उनका ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौम से खिताब किया। अब उसे खिताब कहा जाए या अपील कहा जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने कोशिश की लोगों को समझाने की कि भाई ये मामला इतना सादा नहीं है, मज़हब से जुड़े जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बहुत हसास मामला है, लिहाजा इसको समझिए और सोचिए कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देने से मसले का हल नहीं होगा। क्या इससे गारंटी की जा सकती है कि कोई बदबख्त दुनिया के किसी हिस्से में बैठ कर दोबारा ये गुस्ताखी जो है ये नहीं करेगा या हमारे मज़हब की तौहीन नहीं करेगा? लोग तो करते रहे हैं, करते रहेंगे, वो अपना अंजाम खुद भुगतेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। लेकिन क्या जो कुछ हो रहा है कि हम अपने साथ ही एक जंग कर रहे हैं, अपने ही मुल्क की सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक अजीब तरह का एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे किसी को क्या फ़ायदा हासिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहां आज कौम से या उन लोगों से, ख़ास तौर पर उस गिरोह से, कलअदम TLP से अपील भी की है कि इस मामले को समझिए, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज फिर, शायद नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी उन्होंने जिक्र किया अपने सियासी मुखालफिन का, मौलाना फजल रहमान साहब का भी, मुस्लिम लीग नून का भी। वज़ीर-ए-आज़म को ये करना चाहिए था या नहीं? और हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी के मीडिया को ब्लैकआउट किया जाए। जब 2017 के अंदर मुझे याद है उस वक्त भी TLP यही थी और जो हसास मामला था वो भी ऐसा ही था और उसका ताल्लुक़ भी नामूस रसूल से था या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। लिहाजा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये हसास मामलात हैं, किसी को भी किसी वक्त में, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत रुझान है कि हमारे मुल्क में किया गया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। सवाल बड़े बुनियादी हैं कि जो हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या ये हम अपनी पोलिटिकल कन्वीनियंस के लिए कर लेते हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एज वी स्पीक, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, साद रिजवी साहब के पास उलमा का एक वफ्द मौजूद है। एक तीसरा डायलॉग हुकूमती सतह पर होने जा रहा है आज साद रिजवी साहब से, और शेख रशीद साहब बड़े पुरुमीद हैं कि इसमें मामले का हल निकल आएगा। जो बुनियादी डिमांड्स हैं कलअदम TLP की, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें कलअदम करार दे दिया है, वो ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, ये भी हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और उनके साथ और जो इस जमात के लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत है उनको रिहा किया जाए, जो मुकदमे हैं उनको विड्रॉ किया जाए, ख़त्म किया जाए, ख़ारिज किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान क्या ये सब कुछ कर पाएगी और अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो किस बेसिस के ऊपर होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज, डिफेंस एनालिस्ट हैं, क्योंकि इसका एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। लिहाजा जनरल साहब से हम जरा एक बेलाग तबसरा उस पर भी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मायजा हमीद साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मायजा साहब आपका। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। क्योंकि हुकूमती जमात है, फ़ारूक साहब मैं आपसे इसलिए आगाज़ करूँगा कि अब चले, ये डायलॉग हो रहा है और कोशिश की जा रही है। आज डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने भी असम्बली में ये फरमाया कि आप मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कन्वीनियंटली ये बात कही कि देखिए हमारा इनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म ने ये फिर फरमाया कि देखिए ये यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बड़ा मसला बन जाएगा, सफ़ीर को निकाल देना मसले का हल नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की तिजारत को अगर फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा। अब अगर ये जो मुआहदे हैं, जो आप नवंबर का मुआहदा देख लीजिए 2020 का, आप जनवरी का मुआहदा देख लीजिए जो कि शेख रशीद साहब के उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, इसके अंदर तो TLP अपनी डिमांड्स वही रखे हुए हैं, आप उनसे टाइम ले रहे हैं और टाइम एक्वायर कर रहे हैं। 20 अप्रैल तक का आपने उनसे टाइम लिया था। अब जो बातें वज़ीर-ए-आज़म ने आज कही हैं, इनका इदराक उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म को था, और आपके नज़दीक ये कलअदम तहरीक है और इंटेलिजेंस की एजेंसियां हमारे मुल्क की इतनी एफिशिएंट हैं कि ये उनके पास उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस होगी कि ये लोग क्या कर सकते थे।
तो इनसे मुआहदे किस चक्कर में कर रहे थे आप, जबकि आपको पता था कि ये किस किस्म का बिहेवियर इनका हो सकता है? किस लिए मुआहदे कर रहे थे आप इनसे? देखिए मुनीब, ज़रा थोड़ा इसको ना ब्रॉडली इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली हैं, वो भी मैं अपने जवाब के अंदर आपको आंसर कर दूंगा। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि ये मामला किसी एक हुकूमत का नहीं है, और ना ये मामला जो है वो पहली बार हुआ है। ये बारहा जो है ये चीज़ होती है, और शायद मुझे लगता है कि ये वो लोग करते ही इस वजह से हैं कि उनको ये लगता है कि शायद ये हमारी फॉल्ट लाइन्स का हिस्सा है, ठीक है, या वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में उनके जज्बात को प्रवोक करें, जो मुझे ऑब्जेक्टिव समझ आता है। उसी के तनाजुर में अगर आप देखें तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुजाहिरों की एक नई लहर उठती है। कुछ पुरअमन होते हैं, कुछ पुरतशद्दुद होते हैं। और अगर आप इसको ख़ास तनाजुर के अंदर देखें तो ये पिछले 2.5-3 साल के अंदर इनके अंदर जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अंदर इस बुनियाद बनाकर इस चीज़ को इजाफा होता रहा। पहले भी ये मामला हुआ, हुकूमत ने सिचुएशन को हैंडल किया, और आपके इल्म में है कि उस वक्त हालात को ऊपर काबू पा लिया गया था। जब ये मामला सामने आया तो बड़ा आसान रास्ता होता है कि आप ताकत का इस्तेमाल कर लें, या आप अपने ही लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनको आप अंगेज करें। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा नामूसे रसालत के ऊपर वसल्लम के ऊपर तो किसी शख्स का भी जो है वो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, उसके ऊपर सब अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में है, और हम उसकी हमारे जज्बात मजरूह होते हैं हमेशा जब कोई ऐसा मामला होता है। 1 अरब से ज़ायद मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। इसी चीज़ के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने, किसी ने नहीं उनको कहा था, लेकिन क्योंकि दिल से मोहब्बत करते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गए, उन्होंने वहां पर नामूसे रसालत के ऊपर खुल के बात की, दुनिया को एजुकेट किया। पहली बार किसी ने मुदल्लल अंदाज से ये बात की कि अगर होलोकास्ट के ऊपर बात करना यूरोप के अंदर मना है, वहां पर कैद हो जाती है, तो भाई मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह ना करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर कर। लिहाजा इसके ऊपर भी दुनिया को दोहरा म्यार छोड़कर इसके ऊपर भी कानून साज़ी करनी चाहिए। आपने दुरुस्त बात की, लिहाजा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते। अब मैं आ रहा हूं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा जरूरी था ना मुनीर, बड़ा जरूरी था। हमने देखें, हम यहाँ बैठ के हम अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ओआईसी के अंदर उन्होंने बात की, जब ये खास मामला फ्रांस के ऊपर आया तो उन्होंने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को भी ये खत लिखे कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम मुत्तहिद हों, एक आवाज बन के उसके ऊपर बात करें। लिहाजा जहां तक नामूसे रसालत के इशू का मामला है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके ऊपर रियासत अपने शहरियों का, तमाम मुसलमानों का, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों का मौकफ दुरुस्त और ठोस अंदाज से पेश भी कर रही है और आइंदा भी पेश करेगी। अब आप आ जाए इस पर्टिकुलर तंजीम के ऊपर माहिदों के हवाले से। देखें, जब कोई मामला होता है तो आप लोगों को अंगेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। हमने इनको अंगेज किया हुआ था, इनसे मुसलसल बातचीत कर रहे थे। तमाम मज़मरात के ऊपर बात हो रही थी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है तो निकालने का क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर अगर निकाल देते हैं तो निकालने के नुकसानात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। आप जब टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आप टेबल के दूसरी जानिब जो फरीक बैठा होता है उसका मौकफ भी सुनते हैं और उसको फिर आप अपनी दलील से कन्विंस करते हैं। जब ये माहिदे हुए, उन माहिदों की बुनियाद के ऊपर एहतजाज मनसूख होते रहे, लेकिन इसकी आड़ में साथ साथ एहतजाज की तैयारी भी की जा रही थी, और उस एहतजाज में ये भी खबरें थी कि इसको पुरतशद्दुद बनाया जाएगा, पुरतशद्दुद बनाते वक्त अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, गरीब का रक्षा चल जाएगा, रेडी वाले की जो है वो रेडी से सामान लूट लिया जाएगा, अपनी ही आप पुलिस के 800 लोगों को जो है वो जख्मी कर देंगे। ये तमाम चीजें सामने आई ना, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इसके, ठीक है, तो उसके ऊपर इस तमाम चीज ने पार्लियामेंट में आना था। पार्लियामेंट के अंदर कलेक्टिव विजडम मौजूद है, तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, वहां पर इस चीज को रखना था। और आई एम श्योर कि पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद जो जमातें हैं उनके अंदर इतनी सोच और समझ है कि वो इस सारे मामले की हसासियत को समझते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर तो किसी किस्म की ऑब्जेक्टिवली पॉलिटिक्स होनी ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले पे नहीं होनी चाहिए। मैं जरा उस एस्पेक्ट पे आऊंगा, लेकिन की जाती है। मैं जरा मायजा आपके पास आऊंगा, फिर मैंने जल साहब से भी ये इसको होंगे, जल साहब इसके ऊपर अपनी राय देंगे। लेकिन मायजा आप बताइए, हुकूमत कहती है जी हम एंगेज कर रहे थे, हमने मुआहदे इसलिए किए, वक्त गेन कर रहे थे, मौकफ सुन रहे थे, उस पर कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंस मिल रही थी कि ये लोग पुरतशद्दुद वाक़यात की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा जब हुकूमत को ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मिल गई कि ऐसा होने लगा है तो उन्होंने साद रिजवी साहब को तहवील में ले लिया, जिसके बाद आपके सामने जो कुछ हुआ, हुकूमत ने अपना बेस्ट पॉसिबल जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो अडॉप्ट किया
ये डिफेंस है हुकूमत का कि हमने कोई बदअहदी नहीं की, हम इसको पार्लियामान में करारदाद को ले जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तहरीके लबैक पाकिस्तान ने ये जो कुछ किया उसकी वजह से हमें एक्शन लेना पड़ा। मायजा, आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात ये है कि अगर इनके पास इंटेलिजेंस, नंबर वन, अगर इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और जो इनको रिपोर्ट कर रही थी कि वो पुरतशद्दुद हो रहे हैं, तो क्या इंटीरियर मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं बनती थी कि उनसे नेगोशिएट करते, उनसे बातचीत करते, पहले करते, इंस्टेड के ये क्राइसिस 5 दिन का चल रहा है और 5 दिन से आप उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे। आपके इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं मीडिया पे, 2-4 बातें करके हंस के निकल जाते हैं गाड़ी पे बैठ के। आपका इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर वहां नहीं आ सकते थे जुमे को, आके ब्रीफ नहीं कर सकते थे पार्लियामेंट को कि क्या हो रहा है मुल्क में। आप मीडिया ब्लैकआउट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूमन राइट इशू ऑल्सो। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये नहीं कर सकते थे कि आप उनसे बातचीत करते, आप पार्लियामान को ब्रीफ करते। आज जो प्राइम मिनिस्टर हद तक समझते हैं अपनी इज्जत की कि वो पार्लियामेंट में आए और आके जो है वो अवाम के साथ जो है अवामी नुमाइंदों को और सारे मुल्क को बताएं कि मुल्क में, सारे मुल्क में क्या हो रहा है। आप वो चीज करना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि आप इस मामले को इतना बढ़ा दें कि पूरे मुल्क में जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल पैदा हो गई। जिस तरह कोई भी इनका क्राइसिस आप देख लें, इस मुल्क में जो क्राइसिस आया, चीनी क्राइसिस आया, दवाइयों का क्राइसिस आया, जब क्राइसिस आ गया, जब सामने आ गया, सब कुछ हो गया, लोग जो है इफेक्ट हो गए लोग। इस मामले में तो देखे ना, ये तो बहुत ही हसास मामला है। आप कन्विंस्ड है कि ये मुज़ाकरात ठीक कर रहे हैं, हुकूमत ने आज जो एंगेज कर रही है ना, उन्होंने मुआहदे, इस बात का सबूत है कि हुकूमत एंगेज कर रही थी, वो उनका दलील ये है। आप मुआहदों से एग्री करती है जो किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं जी अगर आपने ये एक्शन लेना था तो फिर मुआहदों की जरूरत नहीं थी। अगर फ्रांस के सफीर को निकालना आज बुरा है तो वो 3-4 महीने 5 महीने पहले भी गलत था। तो एग्जैक्टली तो जी पार्लियामेंट, मैं तो ये कह रही हूँ मुनीब कि आप ऑन बोर्ड किसको ले रहे हैं, आप किसको ऑन बोर्ड ले रहे हैं? आप हमेशा सॉलिटरी फैसले करते हैं और वो फैसले भुगतने किसको पड़ते हैं? आवाम को भुगतने पड़ते हैं। आप जो है ना पार्लियामान को ऑन बोर्ड लेते हैं, ना पार्लियामेंट्री पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते हैं। आप सिर्फ ये करते हैं कि आप मतलब आप आते हैं ऑन स्क्रीन बड़ी मजबूरी से। आफ्टर 6 दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं, 6 दिनों से आवाम जो है वो एक तो ये रुकी हुई है, हर चीज़ रुकी हुई है, पहिया जाम हड़ताल हुई हुई है, लोगों की जानो मालों को खतरा है। आप 6 दिन इस तमाशे को देख रहे हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हुए, चले सिलेक्टेड ही सही, लेकिन आप आके आज जो है मजबूरी के तौर पे टीवी पे आके आवाम से बात करते हैं। और बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं कि आप कोई और बात नहीं करते, आवाम को ब्रीफ नहीं करते कि क्या मुल्क में हो रहा है। आप सिर्फ ये कहते हैं, आप उसको और पॉलिटिसाइज करते हैं, आप उसको बुग़्ज़ नवाज शरीफ के उसमें जो है, आप जो है नवाज शरीफ के बारे में बातें शुरू कर देते हैं। I will just एक मुझे मिनट देना। I will just suggest कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर को इनको क्या करें, फरख हबीब साहब को कह दिया करें कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क ही पूरा कर लिया करें तकरीर करने से पहले। पूरी इंटरनेशनल और नेशनल एम्बैरसमेंट करते हैं। दूसरी बात ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है मुनीब, दुबई में नेगोशिएशंस हो रही हैं, आपके फॉरेन ऑफिस जो है वहां पे सारा गया हुआ है। अगर कि इंडिया के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज के अंदर, तो फिर इंडिया के साथ नेगोशिएशन क्यों इनिशिएट की जा रही हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क इस चीज में इन्वॉल्व है, तो आपके कॉल और फेल में तो तजाद है। अब आप 2-4 कराए के तर्जुमानों को कहेंगे कि आपको डिफेंड करें, तो इट इज नॉट डिफेंडेबल। चले, लेट मी कम टू दैट, दैट्स अ पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। बट जल साहब, सर ये सियासी मौकफ तो अपनी जगह, देखिए सर, अगर स्टेट की रिट का मामला है तो वो तो कोई पहली दफा चैलेंज नहीं, वो 2017 में भी हुई थी, मुआहदा हुआ, ठीक है, हो गया, वो भी एक हसास मामला था। ये भी हसास मामला है। 2018 में हुआ, वो आसिया मसीह वाला मामला था, उस वक्त भी हुकूमत ने मुआहदा किया, वो मामला ठीक है जी सुलझ गया। अब हुकूमत ने ये गुस्ताखाना खाकों वाला मामला आया,
मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब जब हयात थे उस वक्त मुआहदा हुआ, उसके बाद वो वफात पा गए, फिर जनवरी के अंदर शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, फिर टाइम गेन किया गया। अब सवाल हर कोई यही कर रहा है कि जी ये इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन तो हर एक के पास थी कि TLP क्या कर सकती है। आज हुकूमत अगर एक्शन ले रही है आपके नज़दीक तो ये दुरुस्त तरीका है जो हुकूमत ने अडॉप्ट किया है, या हुकूमत के ऊपर आप भी यही कहेंगे कि हुकूमत ने इसको ठीक तरह हैंडल नहीं किया, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म भी आ रहा है? देखिए, थैंक यू मुनीफ। पहली बात यह है कि हमारी सियासी हुकूमतों का हैंडलिंग का तरीका से यही रहा है। जब भी कोई ऐसा क्राइसिस हुआ है जिसमें मजहब का एक एलिमेंट आ गया है तो सबके सब ने वक्त पाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए एक आर्जी मुआहदा कर दिया, और ये आठ मुआहदे मैंने गालिबन अगले दिन आपको या किसी और चैनल को भी गिनवाए थे। बेनजीर भुट्टो ने मुआहदा किया TNSM के साथ, जब मालाकंड की सड़कें उन्होंने ब्लॉक कर दी और इनका एक MPA मर्डर कर दिया। फिर नवाज शरीफ ने TNSM में सूफी मोहम्मद के साथ मुआहदा किया कि आपको निज़ाम अदल दे देंगे, तो दोनों बड़ी पार्टियों ने एक एक मुआहदा किया। फिर उसके बाद ANP ने मुआहदा किया इसी TNSM के साथ कि हम आपको निज़ाम अदल दे देंगे, और प्रोविंशियल असेंबली में बिल भी पास कर दिया। ये भी हमारी तारीख का ऐसा है। बिल्कुल है। फिर जब कादरी साहब इस्लामाबाद में आके बैठ गए, तो चौधरी शुजात और कमरुज़्ज़मान कारा ने भी एक मुआहदा किया। फिर ये दो मुआहदे जिनका आप, एक नवाज शरीफ की हुकूमत में जिसमें एहसन इकबाल के दस्तखत हैं, और एक ये मौजूदा हुकूमत का नवंबर और जनवरी का मुआहदा, तो अनफॉर्चुनेटली ये पहले दिन से ऐसे गलत मुआहिदों में एंटर होते हैं जिसको बाद में हजम करना या अमल करना मुश्किल हो जाता है। इस हुकूमत ने, पहली बात है, इस जमात के साथ मुआहिदा करके गलती की कि हम आपको शेड्यूल 4 से भी निकालेंगे और इशू को असेंबली में लेके जाएंगे। अगर असेंबली में ले जाना था तो क्या 5 महीने का वक्त उसके लिए बहुत कम था ले जाने के लिए? और अगर जैसे अभी आपने कहा कि उस वक्त इनको नहीं पता था कि अगर फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो उसकी जियोपॉलिटिकल या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी या डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो तो उस वक्त भी यही थी। अगर आज से कोई 1 साल पहले ये मुतालबा करता तब भी यही इम्प्लीकेशन थी, अभी बात करें तब भी यही इम्प्लीकेशन है। FATF में हम उस वक्त भी थे, FATF में आज भी हैं। तो ये जो वक्त पाने के लिए एक मुआहदा किया जाता है ना, ये कमजोरी होती है, और कमजोरी से मुआहदे में एंटर हो तो यही है वेरी पुअर पॉलिटिकल हैंडलिंग बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ द डे। और फिर इन्होंने एक उस नहज पे आके एक एक्सट्रीम एक्शन किया कि जी अब उस पर दहशतगर्दी का पर्चा भी कर दो, पूरी जमात को भी बैन कर दो, अब उसके ऊपर चढ़ाई भी कर दो। तो ये जब इस तरह का काम होता है तो इसमें इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग, जब तक हम इसको रिवाज नहीं देंगे, जब तक अपनी विम्स पर लीडर डिसीजन करते रहेंगे, तो विम्सिकल डिसीजन का नतीजा यही निकलेगा। अगर पहले दिन ये मामला पार्लियामान में ले जाते 20 नवंबर को, तो ये जो आज हो रहा है शायद ये ना होता, और 20 नवंबर को ही पता चल जाता। उसके वक्त अगर पाबंदी लगानी थी तो पार्लियामान के फोरम पे लगाते, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था तो पार्लियामान के डिसीजन की लाइट में लेते। और आखिरी बात कि जब हमने सऊदी अरेबिया को यमन में फौज न देने का वादा किया था और ये फैसला पार्लियामेंट ने किया था, तो पूरी कौम ने उस फैसले का एहतराम भी किया, और सऊदिया को भी बिल आखिर ये बात माननी पड़ी कि ये एक आदमी का विम्सिकल डिसीजन नहीं है, ये पार्लियामान का फैसला है। तो उसमें वजन आ जाता है, बिल्कुल सही प्रोसेस से फैसला किया है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर जरा मजीद बातें, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे मौलाना अबुल खैर जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो साद रिजवी साहब से भी मुलाकात करके आए हैं, क्या स्टेटस है मुज़ाकरात का, जरा उनसे जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जन साहब, मैं क्योंकि आपसे आगाज़ कराना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हिस्से का, मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा, अगर हम ये अब हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है या कोशिश कर रही है कि मामला हल हो जाए, अब मुज़ाकरात के अंदर जो डिमांड्स हैं TLP की तरफ से, साद रिजवी साहब की तरफ से, तो वो बड़ी क्लियर हैं जी कि शेख रशीद साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें जी, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब साद रिजवी साहब के खिलाफ ATA के तहत मुकदमा दर्ज है, आपको भी पता है सर, और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस वाले 4 शहीद हो गए, 800 के करीब ज़ख्मी हैं, उनमें से हमें पता है कि 8-10 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं पुलिस वाले। अब जो इतने सब कुछ होने के बाद
क्या मुज़ाकरात हम उनसे बेसिकली करने जा रहे हैं? ये इज इट अ राइट स्टेट कि आपने एक जगह उन्हें कलदम भी कर दिया है और आपने ये भी साथ बयान दे रहे हैं कि हम 20 तारीख को उनको तहलील करने का भी पूरा अमल मुकम्मल कर लेंगे। अब मुज़ाकरात उनसे क्या करने जा रहे हैं कि वो सिर्फ के लिए वो जो उन्होंने वो पेट्रोल टैंक, वो जो टैंकर रखा हुआ है उसको रिलीज़ कर दें और ये धरना उठा दें, या केसेस ख़त्म करना दुरुस्त साबित होगा हुकूमत के लिए या हुकूमती रिट के लिए? मुनीब देखें, जब भी कोई पार्टी डायलॉग में जाने का फैसला करती है तो तारीख ये बताती है कि डायलॉग का मतलब होता है मिडिल ग्राउंड तलाश करना। ये कभी भी नहीं होता कि आप दो एक्सट्रीम पोजीशंस वाली दो पार्टियां हों, वो डायलॉग करें और फिर दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे डटी भी रहें, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये एक डिसिप्लिन, मैंने पहले कहा था कि पहले मुआहदा करके गलती की, फिर मुआहदे के ऊपर अमल दरामद में डिले करके गलती की, फिर एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दे दो, पार्टी को बैन कर दो, अकाउंट फ्रीज कर दो, वो सब कुछ सील कर दो और आज रात को मुज़ाकरात शुरू कर दो। अब अगर जेल में डेलीगेशन तमाम उलमा के जा रहे हैं और साथ रिजवी से जाके बात कर रहे हैं, तो क्या उसको ये बताने गए हैं कि जी तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चलेगा, पार्टी भी बैन होगी, अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे, कभी किसी नए जमात से नए नाम से तंजीम भी नहीं बना सकोगे? अगर ये बताने गए हैं तो ये तो एक ऑर्डर के जरिए कन्वे हो सकता है। तो मुझे लगता ये है कि हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार है और दोनों मिलकर एक मिडिल ग्राउंड तलाश करके कुछ शराइत अपनी मनवा लेंगे, कुछ उनकी मान लेंगे और इस तरह ये अमन का क़याम करना चाहते हैं, जो शायद अमन का क़याम जरूरी भी है। लेकिन मैं ये पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग करें ताकि ये जो अपना कहा हुआ वो वापस ना लेना पड़े और पेंडुलम जो है एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाता हुआ दिखाई न दे। अच्छा, हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग ही ठीक है जलसा में हैं और बेहतर भी होते हैं। मैं जरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जरा थोड़ा सा दीजिएगा कि ये पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, मेजर स्टेक होल्डर है, सिक्योरिटी के हालात उनके सामने, क्या टीएलपी के हवाले से जो थ्रेट है एग्जिस्टिंग पोटेंशियल जो भी था और ये कि इन्हें बैन कर दिया जाए, अपने तजर्बे से बताइएगा, वहां से भी तो इनपुट ली गई होगी या आपको लगता है कि हुकूमत का फैसला होगा कि नहीं भाई इन्हें बैन कर दो, जबकि इंटेलिजेंस तो आई एम श्योर वहां से भी प्रोवाइड की गई होगी टीएलपी के हवाले से? देखिए, मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखुसूस वो जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं, अगर वो अपना काम मुस्तैदी से कर रही थी तो उन्हें बहुत वक्त से पहले इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरह की तैयारियां हो रही हैं और ये उनके इरादे हैं, और फिर बर वक्त एंगेजमेंट उस वक्त करनी चाहिए थी। एंगेजमेंट के बाद का जो एक्शन होता है वो पुलिसिंग होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती। तो या तो इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त फेल हुई है और उन्होंने बर वक्त इत्तला नहीं दी, या हुकूमत ने उनकी रिकमेंडेशन को डिसरिगार्ड किया है और अब जो किया है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता यह है कि तमाम एजेंसीज ने अगर अपना काम बर वक्त किया होता और बर वक्त इत्तलात हुकूमत को मिल गई होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या उनकी रिकमेंडेशन को अगर हुकूमत ने पहले बर वक्त सुन लिया होता तो भी ये दिन देखना ना पड़ता। अब दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है ये उनको पता होगा जिनके पास इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ हालात को एनालाइज करके ये नतीजा अखज कर सकता हूँ। ठीक, फारूक साहब, अब मिडिल ग्राउंड क्या तलाश कर सकते हैं? हुकूमत ने एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं, कलअदम करार दे दिया टीएलपी को, कत्ल का और एटीए का मुकदमा दर्ज है साद रिजवी साहब के खिलाफ। अब वो जन साहब भी कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाता है, तो मिडिल ग्राउंड क्या ढूंढेंगे? केसेस भी ड्रॉ हो सकते हैं टीएलपी के खिलाफ, बैन, क्योंकि हुकूमत कह रही है हम तो इन्हें तहलील भी करने जा रहे हैं, ये किसी नाम से भी नहीं बन सकेंगे दोबारा और ये इनके अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे। तो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है आपके नजदीक? आप हुकूमत को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, जो बुनियादी चीज़ है, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा पहलुओं के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पहलुओं के ऊपर जो है वो हम बात को जिस तरफ लेके जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान कायम करना है, उनकी सूरत हाल को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, पाकिस्तान का आपको इल्म में है कि पाकिस्तान का हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारी आबादी है, ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना हुआ है, लोगों के जज्बात हैं इस हवाले से।
कोई भी इस मामले के ऊपर जो है वो खड़ा होकर जब बात करता है तो लोग उस बात से अपने आप को एफिलिएट करते हैं जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जिक्र आता है। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना कि ये जिम्मेदारी भी स्टेट ने उठाई है और स्टेट की जो लीडरशिप, जो मुल्क की लीडरशिप है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी उन्होंने, जब सलमान रिश्ती जैसे जो मालून हैं उनके साथ उन्होंने इंडिया के अंदर डेली उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी, पता चला कि सलमान रिश्ती को बुलाया है, उसी स्टेज पे उसी कॉन्फ्रेंस में उसने तकरीर करनी है, तो उन्होंने भारत पहुंचने वक्त जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। तो लिहाजा इसके ऊपर तो किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम के अंदर भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी यही जज्बात हैं। अब आप आ जाएं कि हमने अमन अमान कायम करना है, रियासत के पास हर वक्त जो है डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उन ऑप्शंस का जायजा लिया जाता है, जायजा लेकर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जाती है। अगर आप मुझे वक्त दें, मेरे साथ मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के बहुत माजूद हमदिबली डिसीजंस करने, बिल्कुल ठीक है। मैं जहां तक मुनीब रहेगी बात, एक सेकंड अगर मुझे गुजारिश सुन ले, मैं आपके मौक़िफ़ की शायद तायीद हो जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, JUP के सरबराह है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मुलाकात भी हुई सर अभी साद रिजवी साहब से। ज़ाहिर बात है मिडिल ग्राउंड ही ढूंढा जा रहा है और मुज़ाकरात का एक ये कोशिश है, क्या बात हो पाई और आप किस कदर पुरुमीद हैं कि मामले का कोई पुरअमन हल निकल आएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हम गए थे 9 रुकनी वक्त साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब की क़यादत में पाकिस्तान भर के मशाइख और कायदीन अहले सुन्नत उसमें मौजूद थे। ठीक है जी। और तकरीबन कुछ 6-7 घंटे हम उनके साथ रहे और बड़ी तफसीली पूरे मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई उनसे। बाहर के जो हालात हैं, ज़ाहिर बात है वो तो जेल के अंदर हैं, उनको कुछ मालूम था कुछ नहीं था, लेकिन सारी सूरत हाल उनको बताई है, आगाह किया है और उसकी रोशनी में उनसे कहा है कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें। कितनी कैजुअल्टी हो चुकी हैं, कितनी पुलिस वाले और आपके कितने कारकुन और कितने आशिकान मुस्तफ़ा जहाँ बहक हो रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। तो आप कुछ सोचें इस मसले के ऊपर और संजीदगी के साथ गौर करें, कोई इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7 घंटे की जो नशिस्त है वो इस हद तक कामयाब हुई है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी बहरहाल मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए, मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत माज़रत, जिसे आप मुस्बत पेशरफ्त फरमा रहे हैं वो आपके नज़दीक क्या मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि दोनों साइड्स की डिमांड तो आपके सामने है? जी मैंने ये अर्ज करना कि डिमांड दोनों तरफ की सामने है और उसके रोशनी के अंदर ही हमने आखिर 7 घंटे वक्त ज़ाया तो नहीं किया ना, यही इसी पर बहस किया है कि दोनों की जो डिमांड है उसको किस तरह पूरा किया जाए, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, किस तरह का नाम इस मसले को हल किया जाए। पूरा मुल्क इस वक्त टेंशन के अंदर है, तमाम साथी और तमाम दोस्त और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा मुस्तरिफ हैं इस वक्त। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक राह निकली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि अभी मुकम्मल नहीं हुई इसलिए मैं आपको मुकम्मल नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तकमील पे नहीं पहुँची, हमारी गुफ्तगू अभी दरमियान में है। तो मुज़ाकरात बहरहाल अभी इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन उम्मीद हो गई है कि इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। चौथे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए हैं पाकिस्तान में, उनका मौक़िफ़, उनका तज्ज़िया इक़्तिदार में यानी मनसब संभालने से पहले और अब, और क्या होने जा रहा है मईशत के हवाले से, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तीसरे साल में है ये हुकूमत और अपना चौथा वफाकी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ला चुकी है। शौकत तरीन साहब अब नए वज़ीर ख़जाना हैं। दिलचस्प बात यह है कि शौकत तरीन साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं फाइनेंस का भी, बैंकिंग सेक्टर का भी। तरीन साहब का जो तज्ज़िया था मौजूदा मुआशी सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर इस हुकूमत की मुआशी जो कारकर्दगी है उस हवाले से, कुछ दिन पहले शाहज़ेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में यानी 1 अप्रैल को वो क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती करी। 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था
और आप उठा के उसमें 165 पे लेके चले, आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रखी है ना। जाहिर है जब आपने एक्सचेंज रेट को इतना ज्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड पे जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। दिलचस्प बात है, ये शौकत तरीन साहब ने 1 अप्रैल को कहा, आज वो वफाकी वज़ीर ख़जाना है। असद उमर साहब जो कि इस हुकूमत के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना थे, जिनको ख़िताब दिया गया कि पोस्टर बॉय हैं, आने से पहले ही सबको पता था कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो वो जनाब असद उमर होंगे। असद उमर साहब क्या फरमा रहे थे तरीन साहब के इस तज्ज़िये के ऊपर, तरह सुनिए। मैं शौकत तरीन साहब से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता उन्होंने जो तज्जिया पेश किया है, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त काबीना की मीटिंग में या कोई और मीटिंग्स के अंदर बैठेंगे हम उनके साथ इसके ऊपर बात भी कर लेंगे कि क्यों मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब ने जो तज्जिया पेश किया है वो बिल्कुल गलत तज्जिया है। और जो तज्जिया हफीज शेख पेश करते रहे, जो तज्जिया वजीर आजम पेश करते रहे, जो तज्जिया हम पेश करते रहे, वो तज्जिया हम नहीं बदल रहे सिर्फ इसलिए कि आज हफीज शेख वजीर खजाना नहीं है। मईशत बेहतरी की सिमत में गई है। असद उमर साहब वाज़ेह तौर पर इख्तलाफ कर रहे थे शौकत तरीन साहब के उस तज्ज़िये के ऊपर जो कि उन्होंने पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म से शौकत तरीन साहब की मुलाकात भी हुई, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। उस मुलाकात के अंदर शौकत तरीन साहब ने यह वाज़ेह किया कि जी महदूद दौरानिए का प्रोग्राम था, लिहाजा उसके अंदर पूरी मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात नहीं की जा सकती थी। और उन्होंने ये भी फरमाया कि जो वो कह रहे थे उसका ताल्लुक साबिका हुकूमतों से था। मैं हैसियत एक पाकिस्तानी समझने से इसलिए कासिर हूँ कि अगर इन्फ्लेशन रेट 13.25% पर गया है तो वो पिछली हुकूमत ने तो नहीं लेकर गई उसे। अगर एक्सचेंज रेट वो खुद फरमा रहे थे 110 112 था, और अगर वो 165 से 170 तक चला जाता है डॉलर का हम बता रहे हैं, तो वो भी पिछली हुकूमत ने नहीं, इस हुकूमत ने किया। IMF के पास लेट जाने का उन्होंने कहा कि लेट गए IMF के पास और जल्दी जाना चाहिए था, वो भी पिछली हुकूमत का तो नहीं, शायद इसी हुकूमत का था। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन हैं, इस वक्त NA 249 का बाई इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। मिफ्ता साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी जो तरीन साहब की बात भी मैंने आपको सुनवा दी, उनकी वजाहत भी सुना दी, असद उमर साहब की बात सुनवा दी। अब मईशत कम अज़ कम मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है ना फाइनेंस, लेकिन वैसे एक पाकिस्तानी मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार ज़रूर हूँ मिफ्ता साहब कि इन दोनों हजरात में से दोनों बहुत मौज़िज़ हैं, दुरुस्त कौन कह रहा है, और क्या वाकई फिर सम दुरुस्त है हमारी मईशत की? नहीं, इसमें मुनीब भाई कोई तजस्सुब की ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब ये तो ऑब्वियस है कि शौकत तरीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं और असद उमर साहब गलत कह रहे हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। असद उमर साहब तो वो आदमी है ना कि जिन्होंने इमरान खान साहब से मिलकर इस मुल्क में रिसेशन लेके आए थे 2018 के अंदर। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मतलब इन्होंने तो मुल्क को तकरीबन अल्लाह ना माफ़ करे बैंकरप्सी के नैच पर लेके आए थे। ये मुल्क जिसके अंदर हम इनको 5.8% ग्रोथ छोड़ के गए थे और 115 रुपये का डॉलर छोड़ के गए थे, उन्होंने 170 पे कर दिया और आज वापस डॉलर को 152 पे लेकर आए। तो अगर 170 सही प्राइस थी तो फिर आज 152 पे नहीं लेके आना चाहिए था 1 साल बाद। और उसके बाद जब 7% कोर इन्फ्लेशन था, 8% टोटल इन्फ्लेशन था, तो उस वक्त जो है क्या सेंस थी 13.25% इंटरेस्ट रेट करने की। ये असद उमर के बाद हुआ। असद उमर भी समझते थे कि ये बात गलत है। तो जब आप कह रहे थे ना कि IMF से लेट गए, तो वो उर्दू में भी सही है और अंग्रेजी में भी सही है कि एक तो देर से गए और उसके बाद जब गए तो लेट गए। सचमुच मतलब वो हर चीज़ मान गए। जो हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकर साहब ने, तो रज़ा बाकर साहब तो आए हैं और हफीज़ शेख साहब मुल्क के बाहर से आए, मुल्क के बाहर चले गए, वो तो सिर्फ वजारत लेने ही आते हैं। तो उन्होंने तो मतलब कोई मुल्क की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को देखा ही नहीं। ऐसी चीज़ें मान गए जो कि मतलब मैंने भी इकोनॉमिक्स में PhD करी है। ये कौन सी चीज़ें मान गए आप कि आप 13% का आपने रियल इंटरेस्ट रेट कर दिया, आपने ओवरनाइट तमाम बिजनेसेस को बिठा दिया, आपने पहले साल 1.9% ग्रोथ करी, पिछले साल 0.4% करी, इस बार भी शायद मार के 1.5% ग्रोथ करेंगे। मुनीब भाई 5-6% ग्रोथ आपको चाहिए 15 लाख नौकरियां करने के लिए, ताकि रोजगार जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको दे सकें। इमरान खान ने 30 लाख बेरोजगारियां फैला दी हैं असद उमर ने। अच्छा, असद उमर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं आपको एक आखिरी एग्जाम्पल दूं। जी
कि सर कोई बैट्समैन जो है ना, वो मंसूर अख्तर है ना, वो 4 मरतबा 0 पे आउट हो जाएगा फिर भी बोलेगा नहीं यार एक चांस मिले। असद उमर वो बात कर रहे हैं कि कंप्लीट बैंकरप्सी पे ले गए, मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान भी कह रहा है कि यार ये तो बहुत गलत मिनिस्टर था, उसके बाद असद उमर बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है। तो वो तो बहस बराए बहस है, लेकिन सच्ची बात है कि इसमें कोई वो नहीं है। असद उमर की बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। अच्छा, आपके नज़दीक शौकत तरीन साहब का तज्जिया दुरुस्त था। बहरहाल जो वजाहत उन्होंने पेश की बाद में वो भी मैंने आपके सामने रख दी। बट अब सवाल यह वी हैव अ सिचुएशन, शौकत तरीन साहब चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा, आप जानते हैं उन्हें, उनका बैंकिंग का भी बड़ा वसी तजर्बा है, पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। वो कहते हैं चंद दिनों में अपनी तरजीहात वो सामने ले आएंगे। रज़ा बाकर साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि वो जो इस्लाहात कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है और अच्छी इस्लाहात की हैं, उन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। सो शौकत तरीन साहब क्या कर पाएंगे आपके तज्जिए के मुताबिक? शौकत तरीन साहब जो पिछली मरतबा जरदारी साहब के वज़ीर रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनके पास 200 लोगों की टीम है, या जरदारी साहब की टीम है, या मुशर्रफ साहब की टीम है, या IMF की, उनकी टीम पता नहीं वो कब निकालेंगे, कौन से मैच के लिए सेव कर रहे हैं। तो अब शौकत तरीन साहब के बारे में जो इमरान खान साहब और PTI कह चुकी है, वो आपको मैंने भेजा भी था कि 16% इन्फ्लेशन करा था, 0.4% ग्रोथ करी थी, 9% टैक्स टू GDP रेशो था। शौकत तरीन साहब वही हैं जिन्होंने NFC अवार्ड आखिरी करा था पाकिस्तान में, लेकिन उसके बारे में इमरान खान साहब का और इनके वज़राओं का क्या ख्याल है वो भी आपको पता है। ये देखिए, मसला जो है ना वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, मसला जो है वो, और शौकत तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय, लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दें, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीज़ों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता, ये पहली नौकरी है इसकी क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है, इसको क्या मईशत की समझ आती है? जो आदमी ये कहता है कि 30,000 रुपये उधार छोड़ के गया, मुस्लिम लीग नून कर्ज छोड़ के गया और मैंने 35,000 वापस कर दिए। ओ भाई, अगर 30,000 कर्ज छोड़ा था, जबकि छोड़ा 25,000 था, अगर 30,000 छोड़ा था तो 35,000 वापस कैसे कर दिए? और अगर 35,000 वापस कर दिए तो आज 38,000 का कर्ज कैसे है? तो वो इमरान खान जो मर्जी वो बोल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो तब्दील नहीं होने जा रहे, वो तो आपकी अब वो बहस और हो जाती है, पूरी PDM ने भी जोर लगा लिया, वो तो नहीं चेंज हो रहे, तो फाइनेंस मिनिस्टर नए आ गए हैं। तो मुझे ये बताएं वो क्या कर पाएंगे? सर, इस वज़ीर आज़म के होते हुए वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ असद उमर साहब फेल हो गए, जहाँ हफीज़ शेख साहब फेल हो गए, जहाँ हमाद अज़हर साहब फेल हो गए, जहाँ पे नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, खुसरो बख्तियार साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जहाँ पे सारे फेल हो रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब 3 साल से वज़ीर हैं, हर रोज़ एक्सपोर्ट की कहानी करते हैं। आज तक जितना एक्सपोर्ट हमारे ज़माने में हम छोड़ के गए थे उतना एक्सपोर्ट तक नहीं पहुँचे। बात ज़रूर कर लेते हैं। जहाँ पे शब्बर जैदी साहब फेल हो गए, अभी तक उधर टैक्स टू GDP जो है हम जहाँ पे छोड़ के गए थे उससे 2 परसेंटेज पॉइंट नीचे है। इस हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन इनको नैरेटिव बनाने आती है और मीडिया के नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इस हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर 30 लाख बेरोज़गारी कर दी है। इस मुल्क के अंदर मईशत के अंदर इन्फ्लेशन है, जो लोगों को मारा जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, इसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। आप देखें, हर चीज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई हैं। 158 रुपए किलो मुर्गी हम छोड़ के गए थे, आज 500 रुपए किलो मिलती है। तो इमरान खान तो ये मुल्क के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। चलें, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दूसरी जगह देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।